ठीक है ओके, कर दीजिए लाइव। You can start, ma'am. ओके। गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 1 ऑलमोस्ट कवर कर दिया था। आज हम यूनिट 1 का आगे करेंगे एंड वी विल कवर अप एंड एंड दिस यूनिट 1 in today's class. ठीक है, and before that I hope you all are well, so let's start our first topic for today's class, that is business formats. business जो होते हैं वो different formats में क्लासिफाई किया जाता है, डिस्टिंग्विश किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज मेड अप ऑफ। तो ऐसे बिजनेस को हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। तो वन ऑफ देम इज बिजनेस फॉर्मेट्स, जिस फॉर्मेट्स पे हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें बेसिकली 3 टाइप ऑफ बिजनेस आते हैं। फर्स्ट इज ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन, second is brick and mortar and click organization, and third is click organization. ठीक है, ये बहुत ही important concept है as a exam point of view से, और इनफैक्ट अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जा रहे हैं उसमें भी ये concept आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका literal meaning you have to understand. ठीक है, brick and mortar organization क्या होता है? brick क्या होती है? ईंटों से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फिजिकल प्रेजेंस कहीं पर है, जिसकी कोई शॉप है या कोई प्रेमाइसेस है जहां पर वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कर रहे हैं, उसको हम ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, सो ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज दैट ऑपरेट थ्रू स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और एट अ फिजिकल स्टोर और अ स्टोर दैट सर्व द कस्टमर फेस टू फेस। ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर प्रेमाइसेस में, इधर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं या मॉल्स में देख सकते हैं या आपके आसपास की लोकेलिटी में देख सकते हैं, कोई एक ईंटों से बनी हुई, कोई स्ट्रक्चर से बनी हुई एक ऐसी स्टोर जो कि कस्टमर को फेस टू फेस उनके जो प्रॉब्लम्स है, वो उनके जो सॉल्यूशंस है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन. Thus, enterprises having operations in physical stores at specific locations that serve the customers are called brick and mortar companies. ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडवांटेजेस है कि आप एक पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप एक ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप उसके ओनर है, तो आपके पास क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पर्सनल सेलिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि आप खुद ब खुद आप एक कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, आप डायरेक्टली उनको अपना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे पा रहे हैं। ठीक है, दे आर स्टिल पॉपुलर वे ऑफ ऑपरेशंस फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। अभी भी हम देखते हैं कि कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्म में होते हैं। इन आवर लोकेलिटी वी कैन सी, इन शॉपिंग मॉल्स, इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, हर जगह पर हम इस टाइप के बिजनेस फॉर्मेट्स देखने इजीली हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है? ब्रिक एंड मॉर्टर गिव द कस्टमर अ बाइंग एक्सपीरियंस ऑन बायर्स 5 सेंसेस इंक्लूडिंग टच, साइट, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड। हम ये देखते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के 5 सेंसेस होते हैं। वी ऑल नो दैट। व्हाट आर दे? टच, हम छूकर देखते हैं प्रोडक्ट्स को कि वो कैसी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई साड़ी खरीदने जा रहे हैं या कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, कोई हम ड्रेस मटेरियल खरीदने जा रहे हैं, तो हम उसको टच करके फील करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, राइट? अगर हम एक बेडशीट लेने जा रहे हैं, एनीथिंग, ठीक है, उसको हम टच करके हम उसके किस टाइप की क्वालिटी है उसको हम पता करने की कोशिश करते हैं एज अ बायर। ठीक है, नेक्स्ट हम साइट देखकर हम पता करते हैं कि वो अट्रैक्टिव लग रही है कि नहीं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या फिर वो हम पर वो सूट करेगा या नहीं। तो हम साइट के थ्रू भी हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम हम स्मेल भी लेते हैं, जैसे कोई हम फ्रेग्रेंस, फॉर एग्जांपल हम परफ्यूम की शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम इत्र की शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर जो बहुत टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं उनकी अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो उसको हम किस वे से करते हैं? स्मेल के थ्रू करते हैं। ठीक है, हम उनके सुगंध लेते हैं कि हम वो परफ्यूम अच्छा है कि नहीं, मतलब वो हमारे पर्सनालिटी के साथ सूट करेगा या नहीं। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट, अगर हम कोई फूड आइटम हम जब खरीदते हैं उसका सैंपल लेते हैं तो हम उसको टेस्ट के थ्रू हम उसके सेंसेस लेते हैं, हम थ्रू आवर टेस्टिंग सेंस कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कोई म्यूजिक सिस्टम खरीद रहे हैं या फिर कोई साउंड बार खरीद रहे हैं, तो वहां पर हम कौन सा सेंसेस यूज करते हैं? साउंड सेंसेस यूज करते हैं. सो a buyer experience include all these 5 senses. जहां पर वो ये 5 senses को यूज करता है या any of them यूज करके जो प्रोडक्ट खरीदता है, उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल हायर होती है. तो ये वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा मिलता है, क्योंकि कस्टमर फेस टू फेस जो सेलर है उससे देख पा रहा है, प्रोडक्ट को देख पा रहा है, स्मेल कर पा रहा है, टेस्ट कर पा रहा है, टच कर पा रहा है. सो अ बायर, a customer, a buying experience on the buyer's 5 senses. ठीक है? These are popular among the customers who still rely on traditional methods for inspecting goods before buying. बहुत सारे consumers ऐसे होते हैं, बहुत सारे customers ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखकर उसकी क्वालिटी को जांच पड़ताल करने के बाद ही उसको खरीदते हैं. ठीक है? तो उस कैटेगरी के बायर्स के लिए ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? नेक्स्ट एडवांटेजेस इज फिक्स्ड शॉप्स फॉर ऑपरेशंस इंस्टिल अ सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी एज अ कस्टमर्स ट्रस्ट द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ देयर सेंसेस. मोरओवर, fixed stores indicate a consistency of operations, dispelling any suspicious and doubt among customers. अगर आपकी लोकेलिटी में कोई शॉप है या आप किसी मॉल में, आप किसी शॉप, पर्टिकुलर शॉप से आप अगर कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर शॉप यहाँ पर लास्ट 15 ईयर्स से है या लास्ट 3 ईयर्स से है, लास्ट 5 ईयर्स से है, तो एक आपको सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी मिलती है कि ये आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकते, ये आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकते, या फिर आपके पैसे लेकर भाग नहीं जा रहे हैं, आपको ये कोई फॉल्स प्रोडक्ट नहीं दे रहे. अगर फॉल्स प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप वापस उनके पास जाकर आप इनकी क्लेम कर सकते हैं. सो फिक्स्ड शॉप्स जो होते हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप्स जो होते हैं, वो एक बायर्स को एक सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी देते हैं. ठीक है? Next is fixed stores are run by managers, storekeepers or employees who aim to build a relationship with the customers to give them a personalized shopping experience. These stores tend to have repeat customers who seek assistance during and after purchase decisions. For example, अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, मैं आप में से अगर 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर है, 50 स्टूडेंट्स ऐसा चाहेंगे कि वो किसी स्टोर में जाकर वहाँ के जो सेल्स पर्सन है उनसे पता करे कि कौन सा लैपटॉप अभी ट्रेंड में चल रहा है, कौन से लैपटॉप का क्या फीचर बेटर है, मेरे एक्सपेक्टेशंस, मेरे जो मुझे जो चाहिए एक लैपटॉप में, वो कौन से ब्रांड्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या है. तो मैं एक असिस्टेंस लेने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, फ्रॉम द सेल्स पर्सन व्हाइल परचेसिंग अ प्रोडक्ट. तो इस टाइप के कस्टमर्स के लिए ये ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशंस एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. ठीक है? और साथ ही साथ जो उनके ओनर्स होते हैं या स्टोर कीपर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो भी कस्टमर्स के साथ एक 1-to-1 रिलेशनशिप भी क्रिएट करते हैं, एक पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड करते हैं. लाइक उनको अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत है या आफ्टर परचेस कोई डिसीजंस लेने हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लैपटॉप परचेस कर रही हूँ, तो उसके साथ मुझे और क्या क्या लेना चाहिए, एक हार्ड डिस्क लेना चाहिए कि नहीं, एक पेन ड्राइव लेना चाहिए कि नहीं, ये सारे जो डिसीजंस है, असिस्टेंस the employee or the storekeeper of that particular shop, which are running as a brick and mortar organization, help you to seek the assistance during and after purchase decisions. Okay, so this is one of the crucial advantages of brick and mortar organization. Next advantage is परचेस असिस्टेंस. ठीक है? जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं किसी ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन में गई, एक शॉप में गई जहां मुझे असिस्टेंस की जरूरत है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर मोबाइल फोन है या पर्टिकुलर लैपटॉप है, मेरी नीड्स एंड डिजायर्स ये है, लेकिन कौन से ब्रांड का लेना चाहिए मुझे, उसमें क्या क्या फीचर्स है, दे असिस्ट मी टू डू माई शॉपिंग, डू माई परचेसेस. ठीक है? सो द ब्रिक एंड मॉर्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर्स को एक परचेस असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है? क्वेरीज अबाउट क्वालिटी, इफेक्टिवनेस एंड वर्सिटीज आर best addressed by shop employees and workers. They are also encourage spontaneous purchase and may also support after sales assistance too.
समटाइम्स आप ये देखते हैं कि जो सेल्स पर्सन्स है वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं ड्यूरिंग द परचेस की। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फोन खरीदा है, साथ में अगर वो बोलते हैं कि अगर आप इसके साथ अभी हमारे साथ एक ब्लूटूथ ले लीजिएगा इनके साथ तो आपको एक डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो आप सोचते हैं कि हाँ मैं अगर बाद में लूँ उससे बेटर अभी ले लेती हूँ, तो वो आपको इन्फ्लुएंस भी करते हैं, आपके आफ्टर सेल्स परचेसेस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, next advantages is stores and locations are helpful in communicating and giving experience on brands vision and values and through ambience. Sometimes customers क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर शॉप के एम्बियंस को देखकर ही इतने खुश हो जाते हैं कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि यस वी विल परचेज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शॉप ओनली। ठीक है, सो ऑल्सो इट विल हेल्प टू क्रिएट अ ब्रांड्स विजन, ब्रांड्स वैल्यूज थ्रू द एम्बियंस। Okay, so these are the advantages of brick and mortar type of organization. Okay, now next come to the disadvantages of brick and mortar. Disadvantages क्या है? एक high fixed and operational cost include है, जैसे कि आप किसी एक शॉप को आपने किसी मॉल में ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां का रेंट आपको प्रोवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास कस्टमर्स आए या नहीं, ऑन रेगुलर बेसिस यू हैव टू गिव द रेंट ऑफ फॉर द प्रेमाइसेस। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो भी आपको इंकर्ड करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप एम्प्लॉइज को जो वेजेस दे रहे हैं, जो सैलरीज दे रहे हैं, वो भी आपको इंकर्ड करना पड़ेगा। क्लीननेस के लिए जो भी आपके क्लीननेस एंड मेंटेनेंस के लिए जो भी आपके कॉस्ट इंकर्ड हो रहे हैं वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे एडिशनल ऑपरेशनल एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऐड हो जाते हैं व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन अ ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, stores require huge investment into rent, ownership of a place of functions. This also requires a huge cost of acquiring and maintaining stock of products as well as saving it from perish. In fact, आप अगर for example आप एक garments का आपने एक शॉप खोला है तो आपको garments के stocks को पाइल अप करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि हर साइज का, हर शेप के, हर डिफरेंट कलर्स के आपको गारमेंट्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि कस्टमर्स आपके जो आपकी शॉप में जब भी आए उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उनको मिल सके। तो एक आपको स्टॉक क्रिएट करना पड़ेगा जिसके लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके प्रोडक्ट्स पेरिशेबल है, मतलब पेरिशेबल मतलब खराब हो सकते हैं विद इन 4 डेज 7 डेज, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, अगर वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है तो आपको उसका भी एक कॉस्ट मेंटेन करते हुए रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि 4 डेज बाद एप्पल्स जो है वो खराब हो जाते हैं तो आपको उनको वेस्टेज में डाल देना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट। ठीक है, cost of electricity are additional to the fixed cost amounting to whooping expenditure for running a store. ठीक है, जो कि मैंने बता दिया। Next is high cost of employees. Obviously, employees को आपको आपके कस्टमर्स आए या नहीं उस पर्टिकुलर शॉप में, लेकिन आपको एम्प्लॉइज को सैलरी देना पड़ेगा, आपको क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन को मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको स्टॉक्स को मेंटेन रखना पड़ेगा, जो आपके रिक्वायरमेंट्स है एम्प्लॉइज के, जो इंसेंटिव्स उनको देना है, उनके जो वेलफेयर नीड्स है उनको भी आपको इंकर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ऑफर इज लिमिटेड टू अ स्पेस ऑफ अ स्टोर, thus limiting the business of the store. आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेमाइस में, आप शॉप के प्रेमाइस में आप कितने प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं? आप एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स को ही डाल सकते हैं, राइट? सो ब्रिक एंड मॉर्टर का डिसएडवांटेज क्या है? एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी देयर इन द स्टोर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम क्या पढ़ा? ब्रिक एंड मॉर्टर। नेक्स्ट इज ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये अमेलगमेशन है, एक कॉम्बिनेशन है ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन प्लस क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, साथ ही साथ उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑनलाइन में भी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैक्स हो गया, ठीक है, मैक्स है, फिर आपका रिलायंस ट्रेंड्स है, फिर आपके पैंटालून्स है। इनका क्या है कि इनकी एक पर्टिकुलर शॉप्स डिफरेंट लोकेलिटी में तो है ही, साथ ही इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑनलाइन वेबसाइट में भी है। थ्रू आप वेब पेजेस आप ऑनलाइन भी आप अपने घर पर उनके प्रोडक्ट्स डिलीवर करवा सकते हैं।
ठीक है. So these are the amalgamation of brick and click organization. Thereby they are called brick and click organization. ठीक है. Brick and click organizations can be defined as organizations having store operations at specific locations while also having online sales and services through websites and social networks. ठीक है. उनकी store operations एक specific locations में होते ही है, साथ ही साथ उनकी जो सेल्स एंड सर्विसेज है वो वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्क्स के थ्रू भी होता है. ठीक है. Thus, enterprises that have operations online as well as physical stores are specific locations to cater the customer base are called brick and click organization. ठीक है. Advantages क्या है? Ease of access. आपको दोनों ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायर्स का कवरेज मिल रहा है. जो ट्रेडिशनल बायर्स है जो टच करके, फील करके, देखकर, सुनकर खरीदना चाहते हैं, वो भी आपके फिजिकल स्टोर में जाके परचेस कर सकते हैं. या फिर आपके जो मॉडर्न बायर्स है जिनको ऑनलाइन अपने घर पर बैठ के अपने ईज में शॉपिंग करने का मन करता है 24/7/365 डेज, वो भी आपके प्रोडक्ट्स को थ्रू वेबसाइट्स एंड एप्स परचेस कर सकते हैं. ठीक है. इससे ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प होता है? उनको एक वाइड रेंज ऑफ customers मिलते हैं. ठीक है. So this helps widen the circumference of large spread of target customers. Next advantages is credible brand building and goodwill. एक credibility मिल रही है क्योंकि physical presence है, साथ ही साथ आपकी goodwill and brand building हो रही है क्योंकि online shopping places भी आपके हैं. ठीक है. इससे क्या है कि जो customers है they are loyal towards your brand क्योंकि उनके पास wide operations है, coverage है, and it's always adds to a psychological value related to the brand. Okay. Now, next advantage is benefits of both online and physical presence. Yes, जो brick के advantages है और click के advantages है, दोनों का combination इस advantages में होता है, जो कि मैंने पहले कहा. आप ब्रिक के जो 5 सेंसेस को यूज करके जो फिजिकल स्टोर्स में जाकर परचेस कर सकते हैं और ऑनलाइन एक्सपीरियंस के थ्रू जहां पर आप ग्रेटर वैरायटी एट कन्वीनियंस ऑफ योर होम 24/7/365 डेज आप वो भी कर सकते हैं. ठीक है. सो इट कैटर्स बोथ द ट्रेडिशनल बायर्स एंड द मॉडर्न बायर्स एंड इट आल्सो कैटर्स द बेनिफिट्स ऑफ बोथ ऑनलाइन एंड फिजिकल प्रेजेंस. ओके. नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज इज कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन. Customers of brick and click organization don't have to choose a different brand every time as they switch between physical or online shopping, as they can simply resort to one for both experiences. This convenience to the consumers help organizations achieve better sales and retain customer base. अगर आप सिर्फ एक brick organization है तो आपके पर्टिकुलर स्टोर में जो ब्रांड है क्या और ऑनलाइन में जो ब्रांड है वो डिफर करते हैं. ठीक है. लेकिन अगर आप ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन फिजिकल स्टोर में अवेलेबल है वही ऑनलाइन स्टोर में है, तो ब्रांड का स्विचिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, ब्रांड वही रहते हैं. तो इससे क्या है, ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होती रहती है. ठीक है. इससे क्या है कि आपका जो कंज्यूमर बेस है, जो आपका कस्टमर बेस है वो रिटेन रहते हैं. ओके. रिटेन मतलब वहीं पर रहते हैं. मतलब अगर एक पर्टिकुलर मंथ में मेरे कस्टमर्स है 10,000 तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि नेक्स्ट मंथ भी 10,000 के आसपास ही होंगे. ठीक है. एक सर्टेन ड्रॉप या सर्टेन हाइट्स नहीं इंक्रीज होता है. Now let's come to the disadvantages of brick and click organization. First of all, higher overhead cost. Overhead cost क्या होते हैं? Cost which are related to day-to-day activities for running a business. जो भी cost एक business को run करने के लिए day-to-day लगते हैं उनको overhead cost कहते हैं. Overhead cost हम usually indirect expenses भी कहते हैं. Indirect expenses like rent, insurance, salaries. मतलब ये सब आपके कस्टमर्स आए या नहीं, प्रॉफिट हो या नहीं, लेकिन आपको ये वाले कॉस्ट इंकर्ड करने ही पड़ते हैं. मतलब आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा, आपको रेंट देना ही पड़ेगा, आपको आपके एम्प्लॉयज के वेजेस एंड सैलरीज आपको प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे. आपके जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो भी आपको इंकर्ड करने पड़ेंगे.
तो एक जब आप ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो आपके ब्रिक के भी डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं। तो ब्रिक के डिसएडवांटेजेस में क्या था कि हायर ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड होते हैं, कि मतलब कस्टमर्स आए या नहीं आए, लेकिन आपको ओवरहेड कॉस्ट को इंकर्ड करना पड़ेगा। सो ऑल्सो इन ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन आपको फिक्स्ड एंड ओवरहेड कॉस्ट को इंकर्ड करना पड़ेगा। Cost of operations include not just fixed and overhead cost of the store, but also creating, running, and maintaining the website online store operations. This usually raises companies' cost, which can handle only if the firm earns good revenues to cover them. यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन का अमेलगमेशन है, दैट इज ब्रिक एंड क्लिक। तो ब्रिक के जो डिसएडवांटेजेस थे कि ओवरहेड कॉस्ट, अब क्लिक के डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए एक हाई कॉस्ट इनकट करना पड़ता है, साथ ही साथ आपको उसको रन करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए एक कॉस्ट इंकर्ड करना पड़ेगा। तो कस्टमर्स आए या नहीं आए, आपको ये कॉस्ट जो है आपको इंकर्ड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज नॉन यूनिफिकेशन ऑफ ब्रांड इमेज कम्युनिकेशन। नॉन यूनिफिकेशन ऑफ ब्रांड इमेज कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि जो फिजिकल स्टोर का जो ब्रांड इमेज है उसी को आपको ऑनलाइन स्टोर का ब्रांड इमेज भी रखना पड़ेगा। आपको सेम ब्रांड इमेज क्रिएट करके रखना पड़ेगा। अगर दोनों इमेज में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो कस्टमर्स को लगेगा कि ऑनलाइन वाला फ्रॉड है, ऑनलाइन वाला वो फिजिकल वाला नहीं है। तो कंज्यूमर बेस में चेंजेस आने, टारगेट कस्टमर्स बेस में आपके चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यूनिफिकेशन मतलब सिमिलैरिटी, ठीक है। नॉन सिमिलैरिटी ऑफ ब्रांड इमेज कम्युनिकेशन से क्या होता है, आपके एक कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज क्रिएट हो जाता है जिससे कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस एंड चॉइस हार्म करते हैं टुवर्ड्स द बिजनेस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। सो फार वी हैव learned what about brick and mortar organization, brick and click organization. Now we will learn about only click organization. Click organization मतलब वो organization जिसकी operations exclusively world wide web platforms, that is www platforms में होते हैं through websites और social media, ठीक है, but without any physical presence or operational stores. अगर इनकी फिजिकल प्रेजेंस भी हो गई तो दैट इज ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज ओनली क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी एक्सक्लूसिवली वर्ल्ड वाइड वेब प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स और एप्स और सोशल मीडिया के थ्रू ही इनके ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। The sale, purchase and other functions happen with the use of the internet and the worldwide web network. Thus, enterprises having only online or through app-based operations without any physical location are called click organizations. Okay. So, what are the advantages of click type organization? Click type organization के सबसे पहला advantage है economies of scale. Economies of scale मतलब आपका अगर कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जितना आप अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर पाएंगे उतना आपके प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक है। सो फिजिकल स्टोर्स कम विद अ लिमिटेशन ऑफ स्टॉकिंग एंड स्टोरेज विद इज कंस्ट्रेंट टू द फंक्शनल प्लेस। Online stores don't have the limitation and thus provides consumers a wider range and variety of products and services. This also reduces the cost of holding, maintaining and securing the stock from perish. जो आपके फिजिकल स्टोर्स होते हैं वहां की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, आपके ब्रिक एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि स्टॉकिंग ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक पर्टिकुलर प्लेस में गुड्स एंड सर्विसेज स्टॉक होने चाहिए जो कि कस्टमर्स देख पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टोर्स में इसकी जरूरत नहीं होती है। उनमें एक आप ऐप के थ्रू, आप पिक्चर्स के थ्रू आप बता देते हैं, जैसे आशीर्वाद आटा है 5 किलोस का, तेल है, कुकिंग ऑयल है, हेयर ऑयल है, पल्सेस है, डिफरेंट ब्रांड्स के, डिफरेंट कॉस्ट के, वो आप एक बता देते हैं। आपको फिजिकली उनको रखना नहीं पड़ता है। एज एंड व्हेन जब कस्टमर्स को उसकी जरूरत होती है आप उनके घर तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो एक ह्यूज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, ह्यूज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड सिक्योरिंग द स्टॉक फ्रॉम पेरिश, नष्ट होने से बचा सकते हैं आप, ठीक है, इन क्लिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज वाइड कवरेज, क्योंकि एप्स एंड वेबसाइट्स ऑल ओवर द कंट्री आप उनको
दे सकते हैं, ठीक है। आप कहीं से भी, बहुत सारे वेबसाइट्स एंड एप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट हैज अ वाइड कवरेज ऑफ टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस कैन बी access the online stores, apps, websites, or from all over the globe. This results in massive reach for the products and services and communication of brand image. क्योंकि आपका जो ब्रांड है, आपकी जो वेबसाइट है, वो ऑल ओवर द ग्लोब सर्कुलेट हो सकती है, तो आपका एक मैसिव ब्रांड इमेज क्रिएट होता है, ठीक है। ऑल्सो विद द कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्रोवाइड राउंड द क्लॉक सर्विसेज विदाउट डिस्ट्रप्शंस ड्यू टू एम्प्लॉय स्ट्राइक्स एंड लीव्स। क्योंकि ये 24/7/365 डेज आप इस पर काम कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर, मतलब आप इनको परचेस कर सकते हैं। सो राउंड द क्लॉक सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सकता है थ्रू द क्लिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन। With online operations and no fixed overhead expenses, employee salaries and middleman costs, organizations with click-only business function at very competitive prices and the benefits are transferred to the buyer. These buyers prefer the added value from the lower price than the frills of buying assistance. अच्छा, अब ये बताइए कि आपको अगर कहीं पर लोअर प्राइसेस के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सेम ब्रांड के, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको व्हाइट मेक का जो मार्कर है कहीं पर आपको 2 रुपीज में मिल रहा है और यही आपको फिजिकल स्टोर में आपको ये 25 रुपीज का मिल रहा है, तो आप 2 रुपीज से खरीदने की चाहेंगे, राइट। ना कि आप पर्सनल असिस्टेंस ले उनसे कि ये बेटर है कि नहीं। आप ऑब्वियसली 2 रुपीज से खरीद लेंगे, ना कि आप 25 रुपीज से। ये आप 2 रुपीज से कैसे खरीद पा रहे, क्योंकि जो मिडिल मैन के जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग द क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। क्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो मिडिल मैन की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाते हैं एंड that is why they provide a very competitive prices to the customers. Okay. Next advantage is 24/7/365 days services. We all know all the websites, online platforms, social medias are available 24/7. That is 24 hours, 7 days in a week into 365 days in a year. Okay. So the online stores provide the ease of access by saving time and cost of reaching the store to buy goods and services. The operations are function 24/7/365 days without a break of a day or a time. कोई ब्रेक नहीं होता है, कोई टाइम में खारिज नहीं होता है कि इस टाइम हम बंद रखेंगे अपने वेबसाइट को, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू कैन ऑर्डर एनी टाइम, एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर, एनी लोकेशन, कभी भी आपको मन करता है आप ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। दिस मैग्निफिशिएंटली इंक्रीजेस द शेयर ऑफ बिजनेस एज नो स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस इज लिमिटेड फॉर द शॉपिंग। ओके, इज दैट अंडरस्टैंडेबल? नेक्स्ट advantage is payment choice. Payment choice आप online platforms through credit cards, debit cards, then cash on delivery, बहुत सारे attractive schemes and offers होते हैं, 10% discounts, फिर कूपन कोड्स, बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड दिया जाता है जिससे उनके बिजनेस एक हाइट पर पहुंचे, जिससे जो कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स द क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफिकल्टी ऑफ एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें पता है बहुत सारे हमारे रूरल एरियाज में बहुत सारे लोग हैं जो उतने टेक सेवी नहीं है। इवन बहुत सारे अर्बन एरियाज में भी ओल्डर जनरेशन है जो दे आर नॉट टेक सेवी, दे डोंट नो हाउ टू परचेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट्स, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे कन्वेंशनल बायर्स होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि वो अपने 5 सेंसेस से ही परचेज डिसीजंस ले। 5 सेंसेस जैसे टच, साउंड, साइट, उन सब से ही वो एक परचेज डिसीजंस ले, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी है, एक डिसएडवांटेज है फॉर द क्लिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न कस्टमर्स को होते हैं कि क्रेडिबल है कि नहीं जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस से मैं सामान मंगवा रहा हूँ या मंगवा रही हूँ, वहाँ वो प्रोडक्ट्स क्रेडिबल है कि नहीं, वो अगर मैंने पैसे पहले पे कर दिया, प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर होगा या नहीं, ये सारे बहुत सारे जो असमंजस होते हैं ये रहते हैं थ्रू क्लिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पर्सनल टच, लैक ऑफ पर्सनल टच की वजह से आप उसकी क्वालिटी, उसकी वैरायटी आप नहीं देख पाते हैं, ठीक है। सो
While shopping, concerns and queries related to quality, price, and variety can easily be addressed by store operators who may also convince the customer to make unplanned and spontaneous sales, thus increasing their sales turnover. This feature is lacking in the online shopping as no relationships are built. Brick and mortar organization में क्या होता है कि आपके जो सेल्स पर्सन होते हैं वो आपको अनप्लान एंड स्पॉन्टेनियस सेल्स कर देते हैं कि आप फोन ले रहे हैं, साथ में आप ब्लूटूथ भी ले लीजिए, इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान सेल्स भी कर देते हैं। ये जो फीचर है वो क्लिक ऑर्गेनाइजेशन में लैक करता है क्योंकि वहां पर कोई पर्सनलाइज्ड वन टू वन रिलेशनशिप नहीं बनता है कस्टमर और सेलर के बीच में, ठीक है। Next disadvantage is connectivity and access to internet. We all know that due to Jio, अभी last 5-7 years में इंटरनेट का बहुत अच्छे तरह से नेटवर्क हो गया है, बहुत जगह पर पहुंच गया है, लेकिन इट ऑल्सो कम विद अ कॉस्ट। मे बी सब वो कॉस्ट इंकर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रूरल एरियाज में है वहां पर भी इंटरनेट इज अ मेजर कंसर्न क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ही 24/7 नहीं आ पाती है। सो कनेक्टिविटी एंड एक्सेस टू इंटरनेट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ आई हैव डिफरेंशिएटेड दिस इनटू प्रॉपर वे लाइक ब्रिक एंड मॉर्टर, ब्रिक एंड क्लिक एंड क्लिक। तो लोकेशन के हिसाब से ब्रिक एंड मॉर्टर के फिजिकल स्टोर होते हैं, ब्रिक एंड क्लिक के फिजिकल एंड ऑनलाइन दोनों होते हैं, एंड क्लिक के ओनली ऑनलाइन स्टोर होते हैं। मोड ऑफ पेमेंट ब्रिक एंड मॉर्टर के कैशलेस भी हो सकते हैं और कैश पेमेंट्स भी होते हैं। ब्रिक एंड क्लिक के भी दोनों पेमेंट्स होते हैं और क्लिक के मे बी कैश पेमेंट्स ना हो, मतलब कैश ऑन डिलीवरी ना हो। वो क्लिक में 70% जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं एज पर द सर्वे दे प्रेफर थ्रू क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स, ठीक है, और ई पेमेंट्स। नेक्स्ट इज प्रेजेंस। प्रेजेंस ब्रिक एंड मॉर्टर का ओनली फिजिकल प्रेजेंस अवेलेबल होता है, ब्रिक एंड क्लिक का दोनों फिजिकल एंड ऑनलाइन, और क्लिक का सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस होता है जिसके वजह से कवरेज बहुत ज्यादा मिलता है उनको, ठीक है। Next is marketing. Marketing of brick and mortar can market only through physical channels. Physical channels मतलब direct selling के through, selling through intermediaries, इनके through आप marketing कर सकते हैं। Brick and click में marketing can be done through multiple online and offline channels. आप online के भी जो advantages है जैसे direct selling and selling through intermediaries वो कर सकते हैं, and online जो marketing ads होते हैं, pay per click, इन सब के थ्रू भी आप अपने सामानों को बेच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लिक। क्लिक में सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होती है। ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के क्या क्या मेथड से, ऑनलाइन मार्केटिंग के क्या क्या मेथड से, यू ऑल विल लर्न दिस इन योर आई गेस 5th सेमेस्टर इन द मार्केटिंग चैप्टर, ठीक है। सो ये आपके उतना कौन से मार्केटिंग यूज होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यू शुड नो किस टाइप की मार्केटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ब्रिक एंड मॉर्टर में फिक्स्ड एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। ब्रिक एंड क्लिक में फिक्स्ड एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस तो होते ही है, साथ में वेबसाइट जनरेशन एक्सपेंसेस भी होते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट ऐप को जनरेट करने के जो कॉस्ट इनकर होते हैं वो भी होते हैं। नेक्स्ट इज क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। क्लिक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वेबसाइट एंड ऐप जनरेशन एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट इज कस्टमर अटेंशन। कस्टमर्स कैन बी अटेंडेड टू एंड रिलेशनशिप कैन बी बिल्ड इन ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी कस्टमर्स को अटेंड किया जा सकता है एंड रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है ब्रिक एंड क्लिक में, लेकिन क्लिक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लिटिल स्कोप बचता है कस्टमर्स के साथ वन टू वन रिलेशनशिप क्रिएट करने का, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑन साइज। क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, वी हैव टू वाइंड अप आवर सिलेबस, क्योंकि ताकि हम लास्ट में रिविजन भी कर सके, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो प्लीज राइट इन द chat box, okay? Now we will study organizations based on size. Organizations can be classified on the basis of size of their investment and operations. इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कितना ऑपरेशंस है, इसके ऊपर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। तो इस साइज के बेसिस में 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया है, दैट इज माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस, ठीक है, and has been recognized as a sector by the government for disbursement of alliances for their growth and development. आपको पता है MSME एक वो है, क्या कहते हैं, एक सेक्टर है
जहाँ पर गवर्नमेंट उन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है, बहुत सारे अलाउंसेस देती है ताकि वो ग्रो करे, डेवलप हो, ठीक है। सो व्हाट आर दिस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक आई विल सजेस्ट यू कि आप इसका नोट्स बनाइए। मैं जैसे बोल रही हूँ आप पेन एंड पेपर में वैसे ही लिखे, अपने नोट्स कॉपी में आप वैसे ही ड्रॉ करें, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और साथ ही साथ अगर हम उनके नोट्स बना रहे हैं तो वो जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो आप डायरेक्टली आप लिखेंगे ना तो वो सीधा आपके ब्रेन में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 to 1 सुन रहे हैं तो रिटेंशन पावर बहुत कम होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे रिटेंशन पावर कम होता रहता है। तो लेकिन अगर आप वो लिखते रहेंगे साथ में तो वो डायरेक्ट हाथ के थ्रू ब्रेन में कॉन्टैक्ट होता है, सो दैट विल बी स्टोर्ड इन योर ब्रेन। सो जैसे मैं बोल रही हूँ आप उस टाइप में उसको लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक टेबल बनाइए, ऐसे एक बॉक्स टेबल बनाइए जिसमें आप इसके 2 कॉलम्स बनाइए, ठीक है। यहाँ पर आप बेसिस लिखिए, यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग लिखिए नेक्स्ट कॉलम में, एंड द लास्ट कॉलम में आप सर्विस लिखिए, ठीक है। फर्स्ट वाले में आप बेसिस, देन मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सर्विस, ठीक है। इस टाइप में आप लिखिए। आई होप इट इज विजिबल, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से आप लिखिए। एक बॉक्स बनाइए जहां पर आप सबसे पहले वाले में लिखिए बेसिस, देन मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सर्विस, ठीक है। सबसे पहले बेसिस में सबसे पहला नंबर 1 लिखिए स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइज, सॉरी नॉट स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस। सबसे पहले आप लिखिए माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो MICRO। माइक्रो एंटरप्राइजेस में माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट क्या होती है? अप टू ₹25 लाख। माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज लिमिटेड अप टू ₹25 लाख, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के नीचे क्या लिखेंगे? अप टू ₹25 लाख, ठीक है। और सर्विसेज के अंडर आप लिखेंगे अप टू ₹10 लाख। जब आप ये टेबल बनाएंगे तो आपको याद रहेगा कि कितने इन्वेस्टमेंट करने से कौन से ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कर रहे हैं, वहां पर अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी में ₹25 लाख अप टू ₹25 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, देन इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन। Whereas अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर है आप और अपने इक्विपमेंट्स में आपने इन्वेस्टमेंट अप टू ₹10 लाख किया हुआ है, देन यू आर कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अब माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन के नीचे नंबर 2 लिखिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग के नीचे लिखिए ₹25 लाख टू ₹5 करोड़, ओके। आप मैन्युफैक्चरिंग के नीचे क्या लिखेंगे? स्मॉल के बाद लिखेंगे ₹25 लाख टू ₹5 करोड़, एंड सर्विसेज में आप क्या लिखेंगे? ₹10 लाख टू 2 करोड़ रुपीस, ठीक है। 10 लाख टू 2 करोड़। अगर इस रेंज के बीच में आपने सर्विस प्रोवाइडर है और आपकी जो सर्विस इक्विपमेंट है 10 लाख से 2 करोड़ के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, देन यू आर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। एंड अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है और आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से लेकर 5 करोड़ के बीच में किया है, देन यू आर कंसिडर्ड एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 डालिए, वहां पर लिखिए मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। मीडियम ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग अगर आप ऑपरेशंस कर रहे हैं और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट आपने ₹5 करोड़ से लेकर ₹10 करोड़ के बीच में किया है, तो आप एक मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं और अपने प्लांट एंड मशीनरी में
₹5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, देन यू आर कंसिडर्ड एज अ मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। और आप एक सर्विस प्रोफेशन से और आपने इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया है ₹2 करोड़ से लेकर ₹5 करोड़ के बीच में, 2 करोड़ टू ₹5 करोड़, ठीक है, देन आप एक मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नंबर 4 डाल के लिखिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में है आप, और प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, अबव 10 करोड़ एंड अबव, ठीक है, तो देन यू आर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विसेज इक्विपमेंट्स में आपने इन्वेस्टमेंट अगर 5 करोड़ से ज्यादा किया है, 5 करोड़ एंड अबव, तो आप एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? ये एक टेबल बना लीजिए ताकि आपने ये ऐसे के भी लिखा एग्जाम में, साथ में आपने टेबल भी प्रोवाइड कर लिया, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि यस यू आर नॉलेजेबल, आपको एक्चुअल में पता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जाएंगे तो वहां पर अगर आप किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दे रहे हैं, देन दे विल आस्क कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। सो आपको अगर ये टेबल आपके दिमाग में छप जाएगा ना, रट्टा नहीं मारने के लिए, बस छप जाएगा कि पहले माइक्रो में मैन्युफैक्चरिंग है तो अप टू ₹25 लाख, सर्विस है तो अप टू ₹10 लाख, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है तो अप टू 25 to 5 करोड़ एंड सर्विसेज है तो 10 लाख to 2 करोड़। अगर ऐसे आपको याद रहेगा तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर थ्रू आउट द लाइफ, ओके। नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? फ्रेंचाइजिंग एक स्पेशल राइट है जो एक मैन्युफैक्चरर और एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक अलग इंडिविजुअल और फर्म को देती है ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक स्पेसिफाइड एरिया में सेल कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स हो गया या फिर डोमिनोज हो गया, इनकी हेडक्वार्टर्स यूएस यूके में है, ठीक है। ये जिन्होंने बनाया है उन्होंने फ्रेंचाइजी दिया है डिफरेंट इंडिविजुअल से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को अपने इंडिया में बेचिए या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में बेचिए और हम आपको एक फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, ठीक है। दैट इज अ फ्रेंचाइजिंग, ओके, वेयर franchisee means the special right given by the manufacturer or the parent organization to another individual or firm to sell the former's product or services in a specified area, okay. The person or organization which grants the right is called franchisor and the individual or enterprises to which the right is granted is called franchisee. जो पर्सन जिसका ये एक्चुअल में प्रोडक्ट और सर्विसेज है, जो ये राइट किसी और को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? फ्रेंचाइजर, ओके। एंड जिसने ये राइट मिला है जिसको कि आप ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किसी और कंट्री में, किसी और रीजन में आप इसको बेच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंचाइजी, ओके। फॉर एग्जांपल, a right given by McDonald's to someone in India to sell McDonald's products in a particular area in Delhi. तो इसको हम क्या कहेंगे? Franchising, okay? Hence, McDonald's is the franchisor and the person to whom the right has been given to sell the McDonald's products in Delhi is the franchisee. Okay, is that understandable? Okay, next is because this person in India gets the advantage of selling goods of a big brand McDonald's, he is required to pay some fee to McDonald's in return. क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को स्पेशल राइट दिया है, तो वो स्पेशल राइट की कीमत पर जो फ्रेंचाइजी है जिसने वो लिया है राइट, वो एक रॉयल्टी देता है। रॉयल्टी इज अ फी, ठीक है, एक फी, एक लमसम फी प्रोवाइड किया जाता है, दैट कैन बी ऑन मंथली बेसिस, ऑन ईयरली बेसिस और अ लमसम बेसिस, ठीक है। The right granted by franchisor to a franchisee is given under a special agreement known as franchise agreement. जिस अग्रीमेंट में आपने कौन कौन सी आपकी ड्यूटीज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी एज अ फ्रेंचाइजी, आप हमारे ब्रांड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट्स में आप क्या क्या डालना चाहिए, सब अग्रीमेंट में लिखा होता है। एंड उस स्पेशल अग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट, ओके। A franchisor can have such an agreement with more than one franchisee. फ्रेंचाइजी बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ एक फ्रेंचाइजी हो, ओके।
Thus, franchising is a term that defines a business relationship between two organizations where a franchisor, who is the owner of the brand name, product, or system of business, permits a franchisee to use its brand, product, or business process for a fee or a royalty. Okay. Next, let's come to the benefits of franchising. Franchising की benefits क्या है? सबसे पहले franchisor जिसने ये franchising की जो right है वो किसी और को दिया है, जो franchisor है, ठीक है, जिसकी actual में products and services है, जिसको royalty मिल रहा है, उसके क्या benefits है? Number one is the franchisee can expand his distribution system in the least possible time. ठीक है, जो distribution system है उसको expand किया जा सकता है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट फीडबैक मिल सकता है कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो कितना पॉपुलर है, डिफरेंट एरिया के जो कस्टमर्स है उनको वो प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं, ये सब एक इम्पोर्टेंट फीडबैक फ्रेंचाइजर को मिलता है. साथ ही साथ क्या एडवांटेजेस है, एक गुडविल, एक रेपुटेशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो वो पर्टिकुलर ब्रांड है वो हर जगह पर फैल रहा है, नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबली हर जगह फैल रहा है, तो दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज टू द फ्रेंचाइजर. Next is the franchisor gains wider acceptance of his brand name through the franchisees. Franchises के थ्रू एक एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है, साथ में एक वाइड एक्सेप्टेंस भी मिल रहा है ऑफ द ब्रांड नेम. जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज वो एक पर्टिकुलर एरिया में थे, लेकिन फ्रेंचाइजी देने के बाद वो इंडिया हो, यूएसए हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, एनीवेयर इन द ग्लोब, एवरीवन नोज द मैकडॉनल्ड्स एंड डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट. ओके. Next, what are the benefits to the franchisee? Franchisee कौन होता है? जिनको वो राइट मिला है, वो स्पेशल राइट मिला है, जो रॉयल्टी पे कर रहे हैं, उनको फ्रेंचाइजी कहते हैं. फ्रेंचाइजी के एडवांटेजेस क्या है? उनको ऑलरेडी एक प्रूवन आइडिया मिल चुका है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस में अपना कमिटमेंट दे रहे हैं, तो सक्सेसफुल बिजनेस में कमिटमेंट दे रहे हैं, तो एक उनका एडवांटेज है, वो एक ऑलरेडी एक स्केल से स्टार्ट कर पा रहे हैं. ठीक है. Next advantages is the franchisee can use the brand name of the franchisor to attract customers and increase his sales. जो customers है उनको already पता है कि yes, this is an international brand or this is a proven brand, so the customers automatically attract towards the that brand. Okay, so franchisees के जो sales है वो increase होते हैं, and that will obviously give them a more profit. The franchisee can get assistance from the franchisor in training his staff, promotion of products, designing store layout, etc. जो franchisee है उनको assistance भी मिलता है कि staff को कैसे train करना है, product को कैसे promote करना है, advertising कैसे करना है, सब एक proper assistance मिलता है from the franchisor. Okay. Next is are greater chances of success of franchisee because the brand of the franchisor is well known. क्योंकि brand already well established है, well known है, customers base already बना हुआ है, तो success की chances भी बहुत ज़्यादा होती है. अगर success की chances है तो obviously that will benefited the franchisee. Next advantage is the franchisee enjoys exclusive rights in his or her territory. The franchisor won't sell any franchises in the same region. For example, अगर मैकडॉनल्ड्स ने मुझे एक फ्रेंचाइजी दिया है, तो एक पर्टिकुलर दिल्ली के एरिया में, फॉर एग्जांपल सरोजनी नगर में, वो वहां पर सिर्फ एक ही मैकडॉनल्ड्स हो सकता है, वहां पर और मैकडॉनल्ड्स नहीं हो सकता है. ये एज पर द फ्रेंचाइजी रूल था, अभी चेंजेस आने लग गए हैं, बट एक पर्टिकुलर एक टेरिटरी में एक ही फ्रेंचाइजी हो सकता है, मोर देन वन फ्रेंचाइजी नहीं हो सकता है. So that is also beneficial to the franchisee. Next is disadvantages of franchising. Disadvantages of franchising to the franchisor क्या है? Franchise's brand name and reputation may get tarnished if the franchisee is not able to maintain the standards of quality and services. For example, जो बर्गर है मैकडॉनल्ड्स के, अगर फ्रेंचाइजी ने उसको अच्छे से नहीं किया, जो उसके सॉसेस है, उसके जो प्रोडक्ट्स है, उसको अच्छी तरह कस्टमर्स तक प्रोवाइड नहीं किए और एक गलत इमेज बन गया, एक गलत ब्रांड नेम बन गया, या फिर जैसे बीच में आया था कि उसमें कुछ रैट वगैरह डाल के प्रोवाइड करे, इससे फ्रेंचाइजर के ब्रांड नेम एंड रेपुटेशन में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. उनकी जो ब्रांड नेम एंड रेपुटेशन है, दैट कैन ऑल्सो बी टार्निश्ड, मतलब नष्ट हो सकता है. ओके.
Next disadvantage of franchising is the franchisor has to provide initial financial assistance to support in the form of staff training, advertising, etc. Franchisor को initial financial assistance भी देना पड़ता है, support भी देना पड़ता है in the form of staff training and advertising. Next disadvantage of franchising is to the franchisee. Franchisor does not enjoy complete freedom in his or her business. The franchise agreement generally contains restrictions on how the franchisee would run the business. हम जब एक बिजनेस करते हैं तो हमें एक ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट होंगे, लाइक वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, राइट. अगर हमें ऐसा प्रोडक्ट बेचना है हम बेच सकते हैं, हमें इसमें ये इनोवेशन लाना है ला सकते हैं. बट व्हेन वी आर इन अ फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट, वी डू नॉट एंजॉय सच काइंड ऑफ फ्रीडम. ठीक है, जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में लिखा होगा कि आपको किस तरीके से बिजनेस को रन करना है, आपको उस प्रोडक्ट में क्या डालना है, सॉसेस कैसे बनेंगे, everything is written on the agreement, and we as a franchisee have to follow like that. Okay, next is payment of royalty on regular basis is to be made to the franchisor. रॉयल्टी भी देनी पड़ती है, ठीक है, एक लमसम अमाउंट भी देना पड़ता है on regular basis. Next is the franchisee cannot sell his business without taking approval from the franchisors. Business को भी बेच नहीं सकते without the approval of franchisor. Okay. Now let's come to the last topic of this unit, that is the classification of business by the area location where the business operates. जहाँ पर business operate कर रहे हैं उसके हिसाब से हम classify कर रहे हैं business को. ठीक है, first is local business. Local business क्या होते हैं, जो कि small होते हैं, well defined होते हैं, usually आपके आसपास देखे जा सकते हैं. ठीक है, जो बिजनेस होते हैं वो उनकी ऑब्जेक्टिव नहीं होती कि वो एक्सपैंड करे थ्रू आउट द कंट्री और थ्रू डिफरेंट एरियाज में. ठीक है, neither they make any attempt to expand across the whole country or find more customers. They are fine and comfortable operating locally. ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे स्मॉल कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है जो कि आपके हाउस को रिनोवेट कर रही है या एक पर्टिकुलर एरिया में हाउस कंस्ट्रक्ट कर रही है, या फिर कारपेंटर्स हो गए, आपके कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, सिंगल ब्रांच कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, ब्यूटी सलून्स हो गए जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही है. ये सारे लोकल बिजनेसेस है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही है, उनका कोई एक्सपेंशन की थिंकिंग नहीं है या फिर वो एक्सपैंड करना नहीं चाहते हैं. ठीक है, या फिर उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो एक्सपैंड कर पाए. तो these are called as local businesses. ठीक है, their main business objective is to make sufficient profit to sustain his or her family. Next is national business. National business ऐसे businesses होते हैं जिनके branches पूरे कंट्री में होते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री में ही होते हैं लेकिन पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट टेरिटरी में उनके ब्रांचेस होते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. ठीक है, however they make no attempts to establish business operation in other countries. वो ऐसे कोई attempts नहीं करते कि दूसरे कंट्रीज में उनके ऑपरेशंस हो. ठीक है, मतलब उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो दूसरे कंट्रीज में भी एस्टैब्लिश हो, ऐसे कोई वो attempts नहीं लेते हैं. They are fine doing business only in their own country. The main business objectives for national businesses including maintaining sales revenue and market share. उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो उनके सेल्स रेवेन्यू आ रहे हैं उनको मेंटेन रखे, कस्टमर के बेस में उनका जो मार्केट शेयर है वो मेंटेन रखे. ये सारे उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फॉर एग्जांपल लार्ज कार रिटेलिंग फर्म्स, रिटेल शॉप्स विद मेनी ब्रांचेस सेलिंग गुड्स इन जस्ट वन कंट्री. जैसे आप देख सकते हैं इजी डे, स्पेंसर्स, वो दूसरे कंट्रीज में नहीं है. ठीक है, वो इंडिया में ही है. So these are the retail shops with many branches selling goods in just one country. फिर logistics and security companies, फिर national banks जो हो गए, national banks दूसरे countries में भी नहीं होते usually. तो ये सारे examples हैं national businesses. Next है global और multinational businesses. Global businesses को हम multinational companies भी कहते हैं जो कि एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करते हैं. दे आर मोर देन इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स. वो इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स से ज्यादा बड़े होते हैं क्योंकि उनकी जो हेडक्वार्टर्स है वो सिर्फ एक कंट्री में होती है, लेकिन जो उनकी ऑफिसेस है, फैक्ट्रीज है, असेंबली प्लांट्स है, वो डिफरेंट कंट्रीज में होती है ताकि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डिफरेंट कस्टमर्स को दे सके. ठीक है, प्रोवाइड कर सके. नेक्स्ट है most of the businesses head offices though are located in USA, the UK, Singapore or Tokyo, while production functions and main operations are based in less developed countries due to cost saving initiatives.
ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और बहुत सारे फ्रीडम्स मिल गए हैं, टैक्स सब्सिडीज है, इंसेंटिव्स है फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट्स, जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस क्या करते हैं अपने हेड ऑफिस को यूएसए, यूके, सिंगापुर, टोक्यो इन सब जगह पर रखते हैं, और जो मेन ऑपरेशंस एंड फंक्शंस है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में रखते हैं, ताकि उनके कॉस्ट सेव हो, वहाँ के जो गवर्नमेंट्स है उनसे उनको बहुत सारे इनिशिएटिव बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड हो. For example, Coca-Cola or McDonald's generate annual sales revenue and have wealth that exceeds the size of many countries' entire economies. Okay, so that's all for today. Let's take the doubts. Good morning, everyone. About book I have already told. फिर भी मैं next class में बता दूंगी, next unit start करते वक्त. ठीक है. Brick and mortar organization can be sole proprietor. Sanjana is asking. संजना देखिए, जरूरी नहीं है कि ब्रिक एंड मॉर्टर सिर्फ एक सोल प्रोप्राइटर हो, बहुत सारे मिलकर भी एक ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो सोल प्रोप्राइटर हो, लेकिन ब्रिक एंड मॉर्टर की कंपल्शन ये है कि उसकी सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस हो. ठीक है, वो ऑनलाइन पे नहीं हो. ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में हो. 2-3 लोग मिलकर भी अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप में भी स्टार्ट हो रहा है या कंपनी में भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो ऑनलाइन में उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी उसको ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा. ठीक है, LLP और 1 पर्सन कंपनी ये सब आपकी सिलेबस में नहीं है इन फर्स्ट यूनिट. जो आपके सिलेबस में है मैंने आपको पढ़ा दिया है. ठीक है, मैं डिफरेंट बुक्स यूज करती हूँ. ठीक है, एसओएल के स्टडी मटेरियल से भी पढ़ाती हूँ, TN छाबरा भी यूज करती हूँ, बहुत सारी बुक्स के एमएलगेशन मेरे खुद के भी नोट्स है. ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट है. ठीक है, फर्स्ट यूनिट आज हमारा ओवर हो गया है. वी विल स्टार्ट विद द सेकंड यूनिट इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज कमिंग फ्राइडे. टेलीग्राम पे कोई ग्रुप नहीं है. अबाउट व्हाट्सएप एंड ऑल दोस, वो सब आपको एसओएल की टीम से पूछना पड़ेगा. एग्जाम का मोड वो सब आपको पूछना पड़ेगा, मे बी ऑनलाइन ही होगा मोस्ट प्रोबेबली. मैंने यूनिट 1 कंप्लीट करवा दिया है, यूनिट 2 मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी. ठीक है, हिंदी का टीचर है कि नहीं आई डोंट नो, बट मैं हिंदी में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ. हाँ, प्रेजेंटेशन मिल जाएंगे आपको. एनी अदर डाउट्स? ये सारे आप गुड मॉर्निंग एवरीवन. ये 2 एडवांटेजेस एक्सप्लेनेशन, ये जो आप डाउट्स लिखते हैं पिंकी कुमारी, वो आप प्लीज सही से लिखिए, मतलब जो एग्जैक्टली डाउट है वो आप लिखिए. ठीक है, सेकेंड एडवांटेज एक्सप्लेनेशन आई एम नॉट गेटिंग, क्योंकि ये होता है ना साथ में यहाँ पर डाउट्स नहीं चल रहे हैं, मुझे एक पूरा सेशन कंप्लीट करने के बाद आपके डाउट्स देखने को मिलते हैं ना. सो आप अगर अच्छे से डाउट को यहाँ पर लिखेंगे तो मेरे लिए थोड़ा बेटर रहेगा एंड आपके लिए भी. ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस है. ठीक है, हार्दिक, जिसका सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में है, वो उनका कोई ऑनलाइन एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है, मैं किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ हितेश. ब्रिक एंड क्लिक जहां पर फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, साथ में उसका ऑनलाइन प्रेजेंस भी है. ठीक है, दैट इज ब्रिक एंड क्लिक. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. जब आपको मिलेगा फिर से देख लो. वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे आप कोई साइट देखते हैं www, ठीक है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, सो ये एक इंटरनेट का URL होता है जहां से आप किसी साइट को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है रिया,
कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, उसका एग्जाम्पल चाहिए? एनोमस करके आपका है, आप प्लीज नाम से ऐड हुई और कौन सा एग्जाम्पल किस टॉपिक पे चाहिए वो आप प्लीज मुझे बताइए। हाँ, क्लिक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्वियसली एग्जाम्पल Amazon, फ्लिपकार्ट है दीक्षा। Though they obviously they don't have any physical location and they are available on worldwide web. Okay, notes मिल जाएगा। How cost reduction can be advantageous for organization when they are reducing own profit to attract customers who are reducing their own profit. Cost reduction in the sense of जैसे क्लिक ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि उनके ओवरहेड कॉस्ट नहीं होते हैं, जैसे सैलरीज उनको प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है उनके ह्यूज एम्प्लॉयज को, साथ ही साथ उनको कोई रेंट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, ठीक है, और इंश्योरेंस एज सच नहीं लेना पड़ता है जितना एक ब्रिक एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशन को लेना पड़ता है। तो ये सारे जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने से ऑब्वियसली प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू से आपके जो रेवेन्यू है उससे आप कॉस्ट माइनस करके आपके प्रॉफिट आते हैं। अगर आपके कॉस्ट रिड्यूस हो जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहा है, देन आपके प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। इज दैट अंडरस्टूड अमन? है तो पर्सनल टच मतलब पर्सनल फील से आप कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, जैसे आप ब्यूटी सैलून्स में ले रहे हैं तो आपका हेड मसाज हो रहा है, दैट इज अ पर्सनल टच। या फिर आप किसी गारमेंट शॉप में जा रहे हैं जहां से आपने बेडशीट लिया है, आप किसी क्लॉथ शॉप में जा रहे हैं, ठीक है, आपने एक अपना कोई सिल्क का साड़ी ले रहे हैं तो आप टच करके पता करें कि वो सिल्क रियल सिल्क है कि नहीं, वो कंफर्टेबल है आपके स्किन के लिए नहीं है, ये सब, ठीक है। सो एक बायर थ्रू पर्सनल टच चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को वो रेंडर करे, खरीदे, ठीक है, इन स्पेसिफिकली इन अ ब्रिक एंड मॉर्टर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं एंड ऑफ ऑल द 5 यूनिट्स में बताऊंगी, ठीक है। मैं सारी बुक्स से अमेलगमेट कर देती हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आपको टाइम लगेगा, 2-3 वीक्स के बाद ही मिलता है। थोड़ा नॉइस था, हाँ, सॉरी फॉर दैट। फरदीन, थैंक यू। बोर्ड में थोड़ा अपना प्रॉब्लम हो रहा है, बट मैं उसके साथ साथ रिपीट कर रही हूँ, तो आई गेस आपने ये चार्ट बनाया होगा, ये टेबल बनाया होगा। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे, आप बट मेक श्योर कि आप क्लास अटेंड करें, ठीक है। माइक्रो एंड स्मॉल में इन्वेस्टमेंट आप कितना डाल रहे हैं उसके हिसाब से है, तो उस हिसाब से आप टेबल बनाइए, उस हिसाब से समझिए। माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग अप टू ₹25 लाख होते हैं एंड सर्विस अप टू ₹10 लाख होते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जहां पर 25 लाख से लेकर 5 करोड़ होता है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ₹10 लाख से 2 करोड़ होता है इन सर्विस सेक्टर। No, kinds of organization is different and size of organization is different. Organization, business, all are differentiated according to different categories. किसी को लोकेशन के हिसाब से किया गया है, किसी को साइज के हिसाब से किया गया है कैटेगराइज, किसी को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किया गया है, किसी को ऑपरेशंस के हिसाब से किया गया है। जिसको जिस कैटेगरी में क्या है उस टाइप के आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसी टाइप से आपको स्पेसिफाई किया जाएगा, ठीक है, उसी टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। व्हाट इज एक्सेप्ट मनी क्राइटेरिया? सौरभ पांडे, पूरा आप डाउट लिखिए, ठीक है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है आप पूरे डाउट्स लिखिए। हाँ, टेबल आपको बनाना पड़ेगा व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर इन द पेपर, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स एक फ्रेंचाइजी है, ठीक है, साथ ही साथ एक ऑब्वियसली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप देखेंगे तो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आता है क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आप जिस बेसिस में देखेंगे उस बेसिस में आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फ्रेंचाइजिंग टॉपिक ठीक है मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी, अभी टाइम परमिट नहीं करेगा, ठीक है। Ma'am, but they are having their own branch in different areas of countries, so they no need to give franchise. I am not getting your question, Tisha.
जो आपके बुक में नहीं है वो मैं यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। Basically money criteria, not money criteria, it is an investment criteria. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से ही डिफरेंशिएट किया जाता है माइक्रो एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को। अपार्ट फ्रॉम दैट एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी किया जाता है कि माइक्रो होते हैं जहां पर आई गेस 10 एम्प्लॉयज से बहुत ज्यादा, अगर लेस देन 10 एम्प्लॉयज है तो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो डिफरेंट बेसिस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वी हैव टू डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस, ठीक है, क्योंकि it is 12:06, there are 5 units। और मैं एक बार मैम स्कीम्स ऑफ एमएसएमई आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैंने वो पढ़ाया नहीं है। जो आपके सिलेबस में मैं स्ट्रिक्टली उसी के अकॉर्डिंग में पढ़ाऊंगी। आई थिंक सो, और कुछ है नहीं। फ्रेंचाइजी ग्लोबल बुक में कहाँ है? अब मैंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, वहां पर आपको देख सकते हो, वहां पर है 3 स्टडी मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया था, उसमें है। जो प्रोवाइड किया मैंने थ्रू वॉलंटियर्स किया है, तो वॉलंटियर्स के थ्रू आपको पहुंचा है कि नहीं पता नहीं। अदरवाइज आप एसओएल की जो साइट है उसमें थोड़ा अच्छे से ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है उसके हिसाब से आप कितना कॉस्ट इनकट करें, वेदर इट इज ऑन ब्रिक एंड मॉर्टर और ब्रिक एंड क्लिक, ठीक है, दोनों में ही कॉस्ट इनकट है। आप कितने स्केल में उस ऑपरेशंस को चलाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू ऑल। पर्सनल असिस्टेंस मतलब 1-to-1 फीडबैक, 1-to-1 आपको ये प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज है, ये सब जो सेल्स मैनेजर्स देते हैं या सेल्स असिस्टेंट्स देते हैं, सेल्स पर्सन देते हैं इन अ शॉप, उसको पर्सनल असिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। आई थिंक सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। और बाकी अगर कोई डाउट है तो मैं आपको बता दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड बी वेल, and we will be meeting on coming Friday. Please attend the class positively. Thank you.